अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के क्लिनिकल फीचर्स की। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक साइंस होते हैं और एक सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स वो चीज़ें होती हैं जो कि पेशेंट खुद फील करता है और आपको बताता है, और साइंस वो होते हैं जो आप खुद जो है ना उनसे एलिसिट कर लेते हैं, कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, या आप खुद जो है ना जिन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं वो साइंस होते हैं बीइंग अ फिजिशियन। ठीक है, अगर हम सिम्टम्स की बात करें ना, तो सिम्टम्स में यूजुअली जो है अर्ली स्टेजेस में ये वैसे ही आपको एसिम्टोमेटिक मिलेगा, मतलब आपको कोई खास जो है ना सिम्टम्स इसके आ ही नहीं रहे होंगे। इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्रॉनिक डायबिटीज़ चल रही होती है और उनको बिल्कुल पता नहीं चलता, और वो अपना बिल्कुल रेगुलर जो है वो फॉलोअप नहीं रखते डायबिटीज़ का। तो जब उनकी आइज़ इफेक्ट होने लगती हैं तब वो पेशेंट्स डॉक्टर के पास प्रेजेंट करते हैं, तो तब उन पता चलता है कि इनका काफ़ी अरसे से जो है वो कंटिन्यूस डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टार्ट होगी। ठीक है, कभी कभी ग्रेजुअल या फिर सडन विजुअल लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अगर तो हमारे पास सडन विजुअल लॉस है ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ना वो विट्रस हेमरेज हो गया। ठीक है, और अगर हमारे पास ग्रेजुअल विजुअल लॉस है तो इसका मतलब है कि हमारे पास मैक्यूला इन्वॉल्व है। मैक्यूला जो है ना वो रेटिना के अंदर सेंटर में एक स्पॉट सा होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं साइंस की। ठीक है, साइंस को बेसिकली उन्होंने जो है ना हमारे समझने के लिए क्लासीफाई कर दिया। ठीक, कौन सी फेज में पेशेंट होगा तो उसके कौन से साइंस आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, उनको हम बारी बारी पढ़ते हैं। ठीक है, दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन है और एक जो है ना वो अर्ली ट्रीटमेंट क्लासिफिकेशन है। पहले हम कन्वेंशनल की बात कर लेते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ना इसको याद रखने के लिए आपको जो है ना वो एक मेमोनिक में बता देती हूँ। ठीक है, कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, स्टार्ट में बी आ गया। ठीक है, फिर आपने याद रखना है PMC और फिर एंड पे दोबारा बी। ठीक है, स्टार्ट और एंड पे बी और बीच में PMC, पी के साथ एक छोटा पी भी लगा देना। ठीक है, अब बी हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड स्टेज। पी क्या है, प्री प्रोलिफरेटिव और दूसरा पी प्रोलिफरेटिव स्टेज। फिर एम से होता है मैक्यूलोपैथी, सी से कॉम्प्लिकेटेड या फिर एडवांस स्टेज, और बी से हमारे पास बर्नट आउट स्टेज। ठीक है, इससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। PMC पंजाब मेडिकल कॉलेज, मतलब अब तो खैर FMU हो गया, उससे याद रख लें और आगे और पीछे बी लगा लें। ठीक है, आपकी आसानी के लिए। अगर आपको कोई और मेमोनिक ज़्यादा अच्छा लगता है तो बेशक वो रख लें। अच्छा, सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड जो हमारे पास है ना स्टेज, उसमें क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास सबसे पहले जो सी चीज़ हमें देखने में मिलेगी वो हमारे पास जो है ना वो माइक्रो एनोरिज्म होगा। ठीक है, माइक्रो एनोरिज्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो है ना वो वेसल्स होती हैं, वेसल्स के अंदर इस तरह से बल्जिंग्स बन जाती हैं। ठीक है, पेरिसाइड्स के लॉस की वजह से, तो माइक्रो एनोरिज्म आपको मिलेंगे। ठीक है, माइक्रो एनोरिज्म के बाद आपके पास जो है ना वो हमारे पास जो माइक्रो एनोरिज्म जो है वो आपको जो है ना वो स्मॉल डॉट्स की फॉर्म में रेटिना के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, ये बने हुए होंगे। उसके अलावा हमें पता है कि यहाँ पे जो है जब माइक्रो एनोरिज्म से प्लाज्मा लीक होगा तो वो जाके वहाँ पे मतलब जो है ना वो जम जाता है और वो थ्रोम्बोसिस भी कॉज करवा सकता है। ठीक है, माइक्रो एनोरिज्म के बाद हम बात करते हैं, हमारे पास होगा एडीमा। ठीक है, रेटिनल एडीमा कैसे होगा वो भी वही हम पीछे इसकी पैथोजेनेसिस में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से जो है वो फ्लूइड बाहर आएगा। ठीक है, और वो जो है वो जाके जब वहाँ पे जो है वो रेटिना के अंदर अकोमुलेट हो जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास एडीमा जो है ना वो लोकलाइज्ड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सुडेट्स की। हमारे पास एक्सुडेट्स होते हैं, इन एक्सुडेट्स को हम हार्ड एक्सुडेट्स भी कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट एक्सुडेट्स आगे आएंगे प्री प्रोलिफरेटरी स्टेज में, उसको तब डिस्कस करेंगे। हार्ड एक्सुडेट्स जो है ना बेसिकली हमारे पास बने होते हैं किस चीज़ से, लाइपोप्रोटीन से, और जो है ना वो लिपिड लेडन माइक्रोफेजेस से। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से हमारे पास ये जो है वो बने हुए होते हैं हार्ड एक्सुडेट्स। इनमें क्या होता है कि ये जो है ना हमारे पास एक वैक्सी लाइक अपीयरेंस दे रहे होते हैं रेटिना के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको देख के ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हार्ड एक्सुडेट, यहाँ पे ये हार्ड एक्सुडेट है। ठीक है, ये हमारे पास ना वैक्सी क्लम्पी सी अपीयरेंस दे रहे होते हैं, सर्सिनेट पैटर्न में जो है वो पड़े होते हैं। सर्सिनेट पैटर्न का मतलब होता है इस तरह से सर्कुलर बाहर की तरफ जो है ना चीज़ जा रही होती है। तो ये, और दूसरा ये कि इनकी वेल डिफाइंड जो है ना वो आउटलाइन होती है। ठीक है, आप इसको फिर भी सही तरह से डिफ्रेंशिएट या अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हार्ड एक्सुडेट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास जो है ना ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास रेटिना की जो लेयर्स होती हैं ना, आउटर प्लेक्सिफॉर्म और इनर न्यूक्लियर लेयर, उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखें कि
ये हमारे पास रेटिना की लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसमें जो आउटर प्लेक्सीफॉर्म और इनर न्यूक्लियर लेयर है ना, इनके दरमियान में हमारे पास ये हार्ड एक्सुडेट्स बने होते हैं जो कि वैक्स की तरह से नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने बात कर ली एक्सुडेट्स की। फिर हम आते हैं हेमरेजेस पे, ठीक है। हेमरेजेस किस तरह से होते हैं? हेमरेजेस हमें पता है कि इसमें ना दो तरह के हेमरेजेस होते हैं। एक आपके पास होंगे सुपरफिशियल, ठीक है, और दूसरे आपके पास हो जाएंगे मतलब डीप, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो विद इन द लेयर्स ऑफ द जो है ना वो रेटिना है, ठीक है। सुपरफिशियल हेमरेजेस हमारे पास फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस होंगे, और जो डीप हेमरेजेस है ना, और ये सुपरफिशियल हेमरेजेस जो हैं उनकी शेप डिपेंड करेगी कि वो किस लेयर में मतलब पड़े हुए हैं, उसके लिहाज से अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। यूजुअली ये फ्लेम की शेप में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जो डीप हेमरेजेस है ना, अब ये हमारे पास जो है ना, इनको इंट्रारेटिनल हेमरेजेस भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है डॉट प्लॉट, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं डार्क ब्लॉट, ठीक है। अब इनकी लोकेशन की अगर बात करें तो ये हमारे पास जो है ना वो विद इन द जो है वो लेयर्स, मिडल लेयर्स ऑफ द रेटिना पड़े हुए होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास डार्क प्लॉट हेमरेज है ना, ये हमारे पास ना रेटिना के इन्फाक्स को शो करता है। मतलब आपके पास जो है ना वो रेटिना जहाँ से उसका इन्फेक्शन हुआ है ना, वहाँ पे जो है ना ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, डार्क ब्लॉट हेमरेजेस, ठीक है। और डॉट ब्लॉट हेमरेजेस जो है वो भी हमारे पास राइज होते हैं वेनस एंड ऑफ द कैपिलरीज से। हमने पीछे देख लिया था ना पैथोजेनेसिस में कि हमारे पास जो कैपिलरीज का वेनस एंड होता है ना, वहाँ पे जो है वो ये हेमरेज की वजह से अराइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं इसकी अगली स्टेज पे, ठीक है। अगली स्टेज हमारे पास कौन सी होती है? प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज, ठीक है। प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज, अब आपको नाम से पता चल रहा है कि प्रोलिफरेशन स्टार्ट होने से पहले वाली स्टेज होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू भी है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। अगर सारी स्टेजेस की डिटेल आप नहीं भी कर सकते तो भी प्री प्रोलिफरेटिव की ज़रूर कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज में असल में हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास आती हैं वेनस चेंजेस, ठीक है। जो वेन्स है ना, अब उनमें चेंज आना शुरू हो गया। वेनस चेंजेस में क्या होगा? वेन जो है ना वो मतलब थिक होने लग जाएंगी, ठीक है। सॉसेज लाइक अपीयरेंस होगी, ठीक है। आपने पता होगा आपको सॉसेज कुछ इस तरह की होती है। तो जब वो डायलेट हो जाएंगी, थिकिंग, जब वो डायलेट हो जाएंगी ना, तो टॉर्चर्स होने लग जाएंगी, ठीक है। और सॉसेज लाइक अपीयरेंस शो कर देंगी। उसके अलावा इनकी लूपिंग हो जाएगी, इनकी बीडिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वेन्स में ये वाले चेंज आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? कॉटन वूल स्पॉट्स, ठीक है। अब कॉटन वूल स्पॉट्स जो है इनको हम कहते हैं सॉफ्ट एक्सुडेट्स, ठीक है। अब पीछे हमने क्या पढ़ा था? हार्ड एक्सुडेट्स, ठीक है। ये आते हैं सॉफ्ट एक्सुडेट्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है? जो आपके पास हार्ड एक्सुडेट्स थे ना, वो आपको पता था कि एक तो वो ज़रा वेल डिफाइंड थे, ठीक है, दूसरा वो ज़्यादा डार्क कलर के थे, ठीक है। जो हमारे पास सॉफ्ट एक्सुडेट्स होते हैं ना, ये एक मतलब हमारे पास ना फ्लफी सी अपीयरेंस दे रहे होते हैं इस तरह से। इनके एक तो एजेस इतने वेल डिफाइंड नहीं होते, दूसरा ये थोड़े से लाइट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ ज़ुबानी कलामी तो इतना नहीं पता चलेगा, अगर आप देखें तो आपको देख के ज़्यादा समझ आ जाएगी डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये अब आप देखें कि यहाँ पे हार्ड एक्सुडेट्स थे जो हमने देख लिए, वेल डिफाइंड थे, ज़्यादा येलोइश इन कलर थे, और इनकी कोई फ्लफी सी बाउंड्री नहीं थी, अप्रिशिएट हो रही थी। लेकिन जो कॉटन वूल स्पॉट्स है ना, इनको अगर आप देखें तो ये ज़रा मतलब लेस वेल डिफाइंड है, ठीक है, थोड़े से कम प्रोमिनेंट है, और ये एक जैसे कॉटन का कोई रुई का गाला पड़ा होता है ना, उस तरह के जो है ना वो लेस अप्रिशिएबल जो है ना वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इस लेवल पर अगर आप इतना भी समझ लें तो काफ़ी है, इतना आपके लिए जो है ना वो इनफ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है? इरमा, ठीक है, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था पीछे? मैंने आपको पिछली वीडियो में पैथोजेनेसिस में भी बता दिया था, दोबारा देख लें। यहाँ पे हमारे पास जो होती थी ना आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स, इनको कनेक्ट करने के लिए डायरेक्टली आर्टेरियोवेनस शंट्स बन जाते थे, जो कि कैपिलरी बेड को बिल्कुल जो है वो बाईपास कर देते थे, ठीक है। अदरवाइज तो नॉर्मली ऐसा होता है आर्टेरियोल्स, फिर कैपिलरी बेड और उसके बाद वेन्यूल्स, लेकिन इसमें ये सीधा जो है ना आर्टरी को वेन्यूल से कनेक्ट कर देता था, और मेजर जो हमारे पास जो है ना वो कैपिलरी बेड का जो चंक है उसको बिल्कुल यहाँ पे बाईपास कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये हमारे पास इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी है, ये भी इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अगली चीज़ पे कि अब हमारे पास आ गई है प्रोलिफरेटिव स्टेज, ठीक है। अब प्रोलिफरेटिव स्टेज में क्या होगा? अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी। प्रोलिफरेशन जो होती है ना वो नियोवेस्कुलराइजेशन करवाती है, ठीक है। नियोवेस्कुलराइजेशन क्या होती है कि हमारे पास न्यू वेसल्स जो है वो डेवलप होने लग जाती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नियोवेस्कुलराइजेशन एट डिस्क मिलेगी, ठीक है, डिस्क के ऊपर नियोवेस्कुलराइजेशन मिलेगी। उसके अलावा आपके पास जो है ना वो नियोवेस्कुलराइजेशन
एल्सवेयर, ठीक है, यानी कि ऑप्टिक डिस्क के अलावा किसी और एरिया में आपको मिल रही है तो नियोवैस्कुलराइजेशन एल्सवेयर मिलेगी। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा हमारे पास, नियोवैस्कुलराइजेशन ऑफ आइरिस, ठीक है, नियोवैस्कुलराइजेशन आइरिस में भी हो जाएगी। फिर हमारे पास हेमरेजेस होंगे, ठीक है, एक हमारे पास होता है प्री रेटिनल हेमरेज, ठीक है, प्री रेटिनल हेमरेज, ये हमारे पास ना होता है रेट्रोहाइलॉइड स्पेस में, ठीक है, जो हमारे पास हाइलॉइड मेम्ब्रेन होती है ना उसके पीछे रेट्रोहाइलॉइड स्पेस जो मिलेगी ना वहाँ पे आपको प्री रेटिनल हेमरेज बन जाए। उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो विट्रस हेमरेज हो जाता है और उसके ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है, ट्रैक्शन का मतलब होता है खींचना की रेटिना की जो लेयर्स होती है ना उसमें हमारे पास सेंसरी रेटिना की लेयर जो है वो हमारे पास रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से सेपरेट हो जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे ये हेमरेज की वजह से वहाँ पे ट्रैक्शन क्रिएट हो रही होती है जो रेटिना की लेयर्स को खींच के सेपरेट कर देती है, ठीक है, ये सारा कुछ आपके पास प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज में होता है। उसके बाद हम क्या नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, वो हमारे पास है डायबिटिक मैक्यूलोपैथी, ठीक है, डायबिटिक मैक्यूलोपैथी में अब जो है ना हमारा मैक्यूला इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, मैक्यूला इन्वॉल्व होता है तो ये दो तरह की होती है, ठीक है, एक हमारे पास होती है फोकल और एक होती है हमारे पास डिफ्यूज, ठीक है। अब फोकल में क्या होता है, फोकल में हमारे पास जो भी माइक्रो एनोरिज्म्स वगैरह है ना वो सारे एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है, एक ही फोकाई पे प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो एनोरिज्म वगैरह मिलेंगे। डिफ्यूज में हमें जो है ना वो डिफ्यूजली अरेंज जो है वो माइक्रो एनोरिज्म मिलेंगे, ठीक है, एक्सुडेट्स वगैरह। अगर हम इसकी FFA करें ना, ठीक है, फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी को हम जो है ना वो FFA कहते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास अगर आप ये यहाँ पे देख सकें कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, ये यहाँ पे कैमरा में तो शायद इतनी अप्रिशिएट ना हो रही हो, ये ना इस तरह से चमकीला सा आपको नज़र आता है, ठीक है, मतलब जैसे फ्लोरेसेंसी होती है ना, ठीक है, वो आपको यहाँ। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है हमारे पास फोकल में ये एक ही जगह पे आपको हाइपर फ्लोरेसेंस मिलेगी, लेकिन जो डिफ्यूज़ है उसमें ये ऑब्वियसली डिफ्यूजली जो है ना वो आप उसको अप्रिशिएट कर सकेंगे, ठीक है, ये हो गया। और उसके रेटिनल थिकनिंग भी जो है वो अब हमारे पास यहाँ वो वेल सर्कमस्क्राइब्ड होगी, जबकि यहाँ पे जो है वो डिफ्यूज रेटिनल थिकनिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडिमा पे, ठीक है। अब क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडिमा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो है वो पेपर में भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, UHS में भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने उसको ध्यान से देखना है। इसके ना कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर वो मैच करते हैं तब हम इसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडिमा के तौर पर लेबल करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो मैक्यूला है ना उसकी कि 500 माइक्रोन का जो एरिया है ना उसके अंदर अंदर अगर आपको रेटिना की थिकनिंग मिलती है तो ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडिमा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो मैक्यूला है उसके 500 माइक्रोन के अंदर अंदर अगर आपको जो है ना वो एक्सुडेट मिलते हैं और साथ में एक्सुडेट मिलते हैं, ठीक है, एक तो 500 माइक्रोन के अंदर अंदर प्लस जो है ना वो साथ में थिकनिंग भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तो ये जो है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडिमा है। दो चीज़ें होंगी। और तीसरी चीज़ हमारा मैक्यूला है ना, ये मैक्यूला हो गया, ठीक है, इसके जो आगे 1 डिस्क डायमीटर तक जितना भी डिस्टेंस बनता है ना, ठीक है, 1 डिस्क डायमीटर तक मतलब जो डिस्क है उसके 1 डायमीटर तक जितना भी डिस्टेंस बनता है उसके अंदर अगर आपको जो है ना वो 1 डिस्क एरिया या फिर उससे ज़्यादा की थिकनिंग मिल जाती है, ठीक है, तो फिर भी हम इसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडिमा कहेंगे, ठीक है, समझ आ गई। अगर मैक्यूला के 500 माइक्रोन के अंदर अंदर थिकनिंग प्रेजेंट है तो, अगर मैक्यूला के 500 माइक्रोन के अंदर अंदर एक्सुडेट प्रेजेंट है और साथ में थिकनिंग प्रेजेंट है तो, और अगर मैक्यूला के 1 डिस्क डायमीटर के एरिया के अंदर अंदर 1 डिस्क या उससे लार्जर की थिकनिंग प्रेजेंट हुई तो भी हम इसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडिमा कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस्कीमिक मैक्यूलोपैथी की। अब जो इस्कीमिक मैक्यूलोपैथी होती है ना वो बस उसमें आप इतना याद रखना है कि ये जो है ना इस्कीमिया क्यों होता है, डेफिनेटली हमारे पास जो माइक्रोवेस्कुलर ब्लॉकेज है उसकी वजह से होता है। वेसल्स ब्लॉक होंगी तो इस्कीमिया होगा, ठीक है, तो ये उसकी वजह से होता है। और उसकी वजह से नॉन परफ्यूजन हो जाती है। जब परफ्यूजन नहीं होती, ब्लड सही तरह से वहाँ पे पहुँच नहीं रहा होता है, तो वहाँ पे जो है ना वो फोविया के अंदर आपको एवेस्कुलर जोन मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मिक्स्ड मैक्यूलोपैथी होती है, उसमें ये है कि दोनों के फीचर्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम एंड वाले जो है वो लास्ट स्टेज पे एंड नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडवांस डायबिटिक मैक्यूलोपैथी पे, ठीक है। एडवांस या फिर कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी आप दोनों में से इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें वही चीज़ें होती हैं पीछे हमने पैथोजेनेसिस में भी पढ़ा कि आपको क्या क्या मिलेगा। आपको सबसे पहले जो है ना वो एक चीज़ मिलेगी कि परसिस्टेंट विट्रस हेमरेज,
हेमरेज, ठीक है, परसिस्टेंट विट्रस हेमरेज प्रेजेंट होगा। उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो नियोवेस्कुलराइजेशन हो रही होगी, ठीक है। अब नियोवेस्कुलराइजेशन जब होती है ना तो उसकी वजह से आपके पास ग्लोकोमा डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो ये होगा। उसके अलावा आपके पास क्या होगी, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट प्रेजेंट होगी। ये तीनों चीज़ें जो है वो एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़ को शो करती है, ठीक है, जिसमें ये कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस का पूछ लें या वैसे एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़ का पूछ लें, आपने यही चीज़ें लिखनी है। देन हम लास्ट स्टेज पे आते हैं, वो होती है बर्नड आउट स्टेज, ठीक है। बर्नड आउट आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, हम नॉर्मल रूटीन में भी कहते हैं कि मतलब कोई फलाना बंदा जो है वो बर्नड आउट स्टेज में है, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या बिल्कुल जो है ना आपकी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, आप बिल्कुल जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब उस स्टेज को बर्नड आउट स्टेज कहते हैं। तो आई में भी यही सीन है कि अगर रेटिना बिल्कुल जो है ना वो थक जाता है, बिल्कुल वो कोप अप नहीं कर पा रहा होता फर्दर इस जो है वो अपनी ये डायबिटीज़ की वजह से, तो हम उसको जो है ना वो बर्नड आउट स्टेज कहेंगे। उसमें क्या होगा कि आपके पास जो सी वेस्कुलर कंपोनेंट है ना वो बिल्कुल रिग्रेस हो चुका होगा, ठीक है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका होगा और सिर्फ फाइब्रस कंपोनेंट बचेगा। तो आपके पास जो है ना वो फिर मजीद फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन के चांसेस ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वेसल्स वैसे ही रिग्रेस हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये लास्ट और ये बर्नड आउट स्टेज होती है। अच्छा, इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन जो है उसको हम ETDRS अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना मिलती जुलती है, उससे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है, टेबल से आपको याद हो जाएंगी, इसमें इतना कुछ समझने वाला नहीं है, ठीक है। पीछे वाली अगर आपको समझ आ गई है तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगी। सबसे पहले इसकी स्टेजेस की बात करते हैं। इसकी भी उसी की जैसी स्टेजेस है, नॉन प्रोलिफरेटिव है, ठीक है। उसमें प्री प्रोलिफरेटिव जो है ना प्रोलिफरेटिव थी, इसमें उसकी जगह नॉन प्रोलिफरेटिव है, ठीक है। उसके बाद प्रोलिफरेटिव है और मैक्यूलर एडिमा है, जैसे उसमें मैक्यूलोपैथी थी, इसमें मैक्यूलर एडिमा वही है, और फिर एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़ है, ठीक है। हमारे पास जो नॉन प्रोलिफरेटिव है उसमें माइल्ड, मॉडरेट और स्फीयर आ जाती हैं। माइल्ड में सिर्फ माइक्रो एनेरिज्म्स मिलेंगे, मॉडरेट में आपको माइक्रो एनेरिज्म्स भी मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको हेमरेज मिलेंगे और एक्सुडेट मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा कॉटन वूल स्पॉट्स मिलेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ कि आपके पास जो उसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ होता है रेटिना को 4 क्वाड्रेंट्स में, तो वेनस बीडिंग जो है ना वो एक से ज़्यादा क्वाड्रेंट में नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा क्वाड्रेंट में वेनस बीडिंग प्रेजेंट नहीं है, उसके अलावा माइक्रो एनेरिज्म, हेमरेज, एक्सुडेट्स और कॉटन वूल स्पॉट्स है, तो ये मॉडरेट है, ठीक है। फिर स्फीयर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होगा, 4, 2 और 1 का रूल यूज होगा, ठीक है। यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स में क्या होगा, स्फीयर, हेमरेज, ठीक है। वेनस बीडिंग जो है ना वो 2 या उससे ज़्यादा क्वाड्रेंट्स में प्रेजेंट होगी, और मॉडरेट इरमा जो 1 या उससे ज़्यादा क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। समझ आ गई। 4, 2 और 1 में 4 में स्फीयर हेमरेज, 2 या उससे ज़्यादा में सिग्निफिकेंट वेनस बीडिंग और 1 या उससे ज़्यादा में मॉडरेट इरमा, ठीक है। फिर वेरी स्फीयर पे आ जाते हैं। वेरी स्फीयर में ये होता है कि इसमें से, इस सारे में से 2 या उससे ज़्यादा क्राइटेरिया पूरे हो रहे हो तो वेरी स्फीयर में लाई करता है, ठीक है। देन आते हैं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में। ये सेम है, नियोवेस्कुलराइजेशन है, ऑन द डिस्क हो सकती है, और नियोवेसल्स जो है ना वो एल्सवेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा में आपको क्या मिलेगा, वही फोकल एडिमा मिल सकता है, डिफ्यूज एडिमा मिल सकता है, और एडवांस डायबिटिक आई डिजीज में भी वही कॉम्प्लिकेशंस जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। विट्रस हेमरेज हो सकता है, ट्रैक्शनल डिटैचमेंट हो सकती है रेटिना की, उसके बाद नियोवेस्कुलराइजेशन हो सकती है आइरिस की, और नियोवेस्कुलराइजेशन ग्लोकोमा हो सकता है, ठीक है।